स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट थर्ड में, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक जो नया पार्ट होता है वो नई एनर्जी के साथ आता है और नए टॉपिक के साथ आता है। तो आज हम पार्ट थर्ड में, अगर मैं पार्ट टू की आपको रिवाइज करा दूं और ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट अगर मैं सेकंड की बात करूँ, पार्ट सेकंड में हमने, जैसे कि मैंने हर पार्ट में मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर पब्लिक और प्राइवेट का क्या रोल था उस टाइम पर। उसके बाद ये चैप्टर 2 पार्ट्स में आके डिवाइड हो जाता है। पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर, सेकंड है हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर हम पिछले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप और कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये हम 5-6 जो हमने पढ़े थे प्राइवेट सेक्टर के पार्ट थे। अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर सेकंड में आपको बोला था कि चैप्टर थर्ड आएगा, चैप्टर थर्ड वो हमारा पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर पढ़ने वाले थे हम, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर इस हमें चैप्टर में पढ़ना है। पब्लिक सेक्टर में 3 पार्ट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन जो आज इस पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये चैप्टर इन्हीं पार्ट्स में खत्म हो जाता है एंड हमारा 2 और बचते हैं, ज्वाइंट वेंचर, हमारा एक और है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। वो 2 पढ़ेंगे हम, ज्वाइंट वेंचर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। बाकी फिर ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने यही रिवाइज कराया था। सेकंड में मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो पहला पार्ट है पब्लिक सेक्टर का वो मैंने कंप्लीट कराया था। उसके फीचर्स, उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स उस पार्ट में कवर कर दिए थे, तो जाकर उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड में, पब्लिक कॉर्पोरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा स्किप नहीं करेंगे और स्किप करे बिना इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अपने डाउट्स, और नहीं तो ओके करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेनिफिट ये होगा क्योंकि अभी हमारा सिलेबस खत्म, ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है एंड इसके बाद इकोनॉमिक्स होगी क्लास 11th की, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ओके, नहीं तो डाउट मेंशन कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल हमारे जब 15 डेज पहले हम प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम से ग्रुप बनाएंगे। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि हमारे चैनल पे इफेक्टिव हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं 24 आवर्स के अंदर। जब हमें कांटेक्ट करेंगे 24 आवर्स के अंदर आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, आपको जो अकॉर्डिंग आपको जिस चैप्टर का नोट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि हमें नोट्स की नीड है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। और नोट्स की कोई कॉस्ट नहीं है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई कॉस्ट नहीं है, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जब आप देखेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने यूज कर चुके हैं वो नोट्स को, उनसे पूछ लीजिए, उनका रिव्यू देख लीजिए। और नहीं तो आप जब यूज करेंगे आपको जब पता चल जाएगा, नोट्स की बात ही अलग है क्योंकि वो हैंडमेड है, ठीक है। बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, सेकंड पार्ट हमारा पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन, सबसे पहले मैं इसको आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। जैसे हमारा इंडिया एयरलाइंस और हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़े एग्जांपल है पब्लिक कॉर्पोरेशन के। आपने देखा होगा आरबीआई, हमारा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, और हमारे ये जो जितने भी नेशनल बैंक यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशन का ही ब्रांच है, यानी ये वही है, वही हम कह सकते हैं। अगर हम एसबीआई को अगर बोला जाएगा ना तो पब्लिक कॉर्पोरेशन बॉडी बोला जाएगा कि सब कुछ जो होता है उसमें गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जो बंदे रिक्रूट होते हैं एग्जाम्स करने के बाद जो जॉब्स मिलती है जिन्हें, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे पीओ की हो, चाहे मैनेजर की हो, जो भी जॉब्स मिलती हैं वो वहाँ से गवर्नमेंट ही बताती है उन्हें, क्योंकि उनके लिए अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है। तो अब इसकी पूरी एक तो डिट्टो डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज। तो देख लेते हैं एक बार। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है, एक खुद में एक सेपरेटली, जैसे हमने पिछले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में यही प्रॉब्लम थी कि वो खुद में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसकी, वो जो माना जाएगा उसे पब्लिक सेक्टर का एक पार्ट माना जाएगा, लेकिन इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है जैसे ही इसके लिए एक्ट पास होता है, ये बनती है, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन जब से बनती है, गवर्नमेंट का या किसी और का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसके मालिक होते हैं, जो इसके मैनेजर होते हैं, वही इसके लिए डिसीजन लेते हैं। बाकी गवर्नमेंट का इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वो बात अलग है, जैसे जीएसटी आ गया था, डिमोनेटाइजेशन आ गया, तो उस टाइम पर तो सारे पूरे देश को ही ये बातें माननी पड़ी थी, ठीक है। तो इसके खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेट बॉडी है, फॉर्म्ड किसके द्वारा बनाई जाती है, फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट, एक स्पेशल एक्ट पास होता है इसके लिए, ठीक है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास होता है जब ये बनती है।
इसके और डिपार्टमेंटल के बीच में एक ही डिफरेंस है, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के पार्ट है। आप ये बोलोगे दोनों ही, तो दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के पार्ट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है कि वो जब से बनती है और जब तक वो है सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, यानी उसका खोलना, उसका बंद करना, उसका चलना, उसका ना चलना, उसकी छुट्टी, उसके एम्प्लॉय सैलरी, सब कुछ वहाँ का होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। लेकिन जहाँ एक बार जैसी ये बन गई उसके बाद किसी का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली पार्लियामेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी का कोई मतलब नहीं है इससे। सब जो ये करेंगे, इसके जो चुने हुए लोग हैं अपर लेवल वाले, जो खुद के पोस्ट के जो अपर पोस्ट वाले लोग हैं, वही डिसाइड करेंगे इसमें क्या होगा, क्या चीजें इसमें नहीं होंगी, वही सब चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड जो भी फाइनेंस्ड होती है ये पार्लियामेंट के द्वारा फाइनेंस्ड की जाती है, वहीं से इसके लिए फाइनेंस्ड आता है, वहीं से इसके लिए बजट बन के आता है, पार्लियामेंट से इसके लिए बजट बन के आता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, हमारी इसकी खुद की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये खुद एक एग्जिस्टेंस रखती है, यानी किसी के अगेंस्ट फाइल केस कर सकती है और कोई इसके अगेंस्ट फाइल केस कर सकता है, ठीक है। और तो हमारा इससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया, एसबीआई बैंक हमारा, इंडिया एयरलाइंस, एयर इंडिया, ठीक है, ये जो सारे पार्ट हैं ये इसी के पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम क्या, आप जब बुकिश लैंग्वेज से आप रीडिंग कर लेना एक बार याद से, मैं हर टॉपिक के बाद बोलती हूँ कि हमारे किसी के भी पढ़ाने के बाद, आपका टीचर है कोई स्कूल में या ट्यूशन टीचर है, उसके पढ़ाने के बाद भी आप लोग जाके बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ, आप वहाँ से सुन के आते हैं एंड उसके बीच में अगर आप कुछ करने लग जाते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कोई टीवी देखने लगते हैं, तो क्या होता है वो दिमाग से हल्का हल्का जाने लगता है। लेकिन अगर उसके आने के तुरंत बाद आप थोड़ा सा गैप लेके आप खेलने चले गए, थोड़ा सा गैप ले लिया आपने आके वो दोबारा रिवाइज करा एज अ होमवर्क समझ के, अगर कोई बोल भी नहीं रहा है तो उसे एज अ होमवर्क समझ के उसे एक बार रीड कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही आप बैठ के याद करिए, आप उसे एक बार रीड कर लीजिए और ये याद कर लीजिए कि ट्यूशन में या कहीं भी मैंने जहाँ पढ़ा था वो मुझे क्या बताया था, इस वर्ड का मीनिंग या इस सेंटेंस का मीनिंग, तो आपको जो है वो दिमाग में छप जाएगा। और जब छपने के बाद फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर आपको न रटने की जरूरत है, फिर आपको ना एग्जाम के टाइम में एक अपने सर पे बोझ लेके बैठने की जरूरत कि अभी मेरा ये रह रहा है, अभी मेरा वो नहीं, अभी मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी उस टाइम पर। मैं बता रही हूँ ये रियल एक्सपीरियंस है, खुद के साथ मैंने किया है एंड बिलीव मी, मैं जब मेरे बोर्ड हुए थे मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे एग्जाम्स, और एग्जाम से एक दिन पहले की बता देती हूँ, अकाउंट्स का जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, अकाउंट्स में जब सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मेरा कल को बोर्ड एग्जाम है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ट्यूशन के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, ये सब प्रिपरेशन का नतीजा होता है। मैंने पूरे साल एग्जाम मैंने ऐसा समझ के प्रिपरेशन करी कि मान लीजिए मेरा अगले ही हफ्ते बोर्ड एग्जाम है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब होता था और उसका अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और थ्योरी की तो मुझे कोई टेंशन थी नहीं, थ्योरी तो मेरी हमेशा डिट्टो अप टू टाइम रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, और जब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरे से चीजें अपने आप होती जा रही हैं। ये अपने आप होता है, अंदर से होता है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है और आपको अगर अच्छी लग रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसे खुद पे खुद करने की कोशिश करोगे। हम पजल सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करने में बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आता है, उन्हें अच्छी लगती है, और जब वो उन्हें अच्छी लगती है, उन्हें इंटरेस्ट आता है, तो वो पजल अपने आप सॉल्व, उन्हें पता भी नहीं चलता है कब सॉल्व हो गए, हार्ड से हार्ड पजल को सॉल्व कर लेते हैं। चेस कितना हार्ड गेम है, माना जाता है बहुत हार्ड गेम है ना, माइंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो माइंड का गेम है सारा, माइंड और क्या बोलते हैं उसको, क्विक हमारे क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है, स्मार्ट जो हमारी थिंकिंग होती है उस पर डिपेंड करता है वो गेम, माना जाता है ऐसा। वो तो बहुत सारे लोगों को मजा आता है और उनका अपने आप वो गेम ऐसे फटाफट चलता है और उनको पता भी नहीं चलता कब खत्म हो गया, वो जीत भी गए। तो ये सारी चीजें, इंटरेस्ट पे सब कुछ डिपेंड है, इंटरेस्ट लोगे तो चीज हो जाएगी, बोझ भी नहीं लगेगी। बोझ भी वही चीज लगती है जिसको हम जबरदस्ती करते हैं, बिना बोझ, बिना समझ के करते हैं, बिना इंटरेस्ट के करते हैं, वही चीज बोझ लगती है, और कुछ लगता ही नहीं बोझ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और तो कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। मेरिट की अगर मैं बात करूँ, पहला मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे कैसी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, एंड जो भी डिसीजन करना होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो अपर वाले लोग होते हैं, जैसे सीईओ हो गया एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, या जो भी वहाँ के लिए जो हायर पोस्ट वाले जो मैनेजर, जो भी लोग हैं हायर सीनियर पोस्ट वाले, वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनका होगा, उसके बीच में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यानी मैं ये कह सकती हूँ ऑटोनॉमी जो छूट है यहाँ पे, वो उन्हें अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी का कोई मतलब नहीं है वहां पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्विक डिसीजन क्यों है, अब देखो ये इस पॉइंट से रिलेट करता है क्विक डिसीजन, वो होता है क्यों। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में, जैसे घर के एक होता है, घर में एक सीनियर मेन मेंबर या जो भी जिसका डिसीजन चलता है, अगर मान लीजिए जिस घर में ये होगा कि भाई जिस सबसे पूछ के सबकी सलाह लेके डिसीजन लिया जाएगा,
आपने देखा होगा शादी के टाइम पर जब शादी की डेट डिसाइड होती है, शॉपिंग की जगह डिसाइड होती है, कार्ड का डिजाइन डिसाइड होता है, तो कितना लेट होता है काम में। कभी उसकी पसंद जाननी होती है, कभी वो पसंद कर ले, कभी वो पसंद कर ले तो फाइनल हो जाए, या कभी जिसकी शादी वो पसंद कर ले तो हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबकी सलाह लेके करना होता है, तो डिसीजन क्या होता है, लेट होता है, हमें बहुत लेट हो जाता है डिजाइन देने में, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि सबकी सलाह लेनी होती है और अच्छे से डिसीजन लेना होता है, ऊपर से कुछ तय नहीं हो के आता, सब कुछ अपने दिमाग से, सब कुछ का वेलफेयर सोचकर और सारे लोगों से पूछकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो लेट नहीं होता, मतलब ये कहने का मतलब है डिसीजन बहुत क्विकली लिया जाता है, क्योंकि ऊपर से नहीं आता, और जब ऊपर से आएगा तो इंसान बोझ में नहीं रहेगा, उसे ये रहेगा कि मुझे किसी से पूछना नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज के लिए मुझे जो ठीक लगेगा और जो वो एक बार मेरे सामने बोल देंगे कि हमें ये पसंद है, हमें ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो हम वो डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पे लेट नहीं होता है, ठीक है। कोई डिसीजन का मतलब ये। सर्विस मोटिव, सर्विस का मोटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप कोई फी थोड़ी चार्ज, आपसे कोई फी थोड़ी चार्ज करते हैं, आपके अकाउंट खोल लेगी नहीं ना। ये जितने भी ये तो मान लीजिए पॉइंट आप हर पब्लिक सेक्टर के उसमें डाल सकते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट में। पब्लिक सेक्टर में चार्ज ही कहाँ लिया जाता है, सिर्फ उस चीज का चार्ज लिया जाता है जो आगे ट्रांसफर करनी होती है, या कुछ जिस चीज का आगे किसी चीज से मतलब होता है, बट अगर उनके हाथ में होता है तो वो पैसे नहीं लेते हैं। एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफ कैसा होता है, एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब गुड, बहुत ही ज्यादा गुड, जिससे जो वेस्टेज कम करे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाए। मैं इसका मतलब लिख देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो इतना टफ वर्ड पहली बार हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो। मिनिमम वेस्टेज एंड वर्क फास्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क। काम कैसा होता है, प्रोडक्टिव होता है, यानी बहुत अच्छा, ठीक है। एफिशिएंट स्टाफ होता है। आपने देखा होगा जो बैंकर्स होते हैं, जो बैंक में होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है। वो लेट भले ही करते हो, गवर्नमेंट बैंक्स वाले काम लेट भले करते हो, लेकिन उनका काम उनको पता है कैसे करना होता है। वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होते हैं, प्रॉपर्ली एग्जाम दे के आते हैं, एंड ओवरऑल वो काफी अच्छे होते हैं अपने वर्क में, ठीक है। वो एफिशिएंट स्टाफ होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि बहुत पुराना है, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। अब तो कंप्यूटर्स पे सारे काम होते हैं, ठीक है, और अब तो लेटेस्ट और डेवलपमेंट होता ही जा रहा है। मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनल होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज प्रोफेशनल तरीके से होती है। मान लीजिए रिक्रूटमेंट करना है, यानी लोगों की जॉब्स लगानी है, हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, हर साल एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स की चेकिंग्स होती हैं, और उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। सारे काम प्रोफेशनल तरीके से होता है, प्रोफेशनली मैनेजमेंट आता है, यानी प्रोफेशनल ही एम्प्लॉइज वहाँ पे आते हैं। प्रोफेशनल जो हायर पोस्ट वाले लोग होते हैं वो भी काफी प्रोफेशनल्स होते हैं। एंड वर्क भी यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में वर्क होता है, और हर चीज एक पेपर वर्क प्रूफ के साथ काम होता है। यानी ऑलमोस्ट ये बोल लीजिए कि जितना भी वर्क मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, प्रोफेशनली काम किया जाता है, प्रोफेशनल लोग ही उस काम को करते हैं। इसका मतलब ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब। मैनेजमेंट में कौन आ गया, लोग और काम। तो काम भी मैनेजमेंट सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, एंड जो कर रहे हैं वो भी प्रोफेशनल और सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। तो कैसे काम होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं डीमेरिट की बात करूं तो डीमेरिट में पहला पॉइंट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, यानी जिस पॉइंट की मैंने बात करी थी कि उन्हें छूट होती है, वो डिसीजन खुद ले सकते हैं, काम खुद कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोनॉमी खाली कहाँ है, पेपर पर, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मेरे एम्प्लॉइज, यानी गवर्नमेंट ने सिर्फ पेपर पे दिखा रखा है, या उन बैंक्स वालों ने या उन पब्लिक कॉर्पोरेशन वाले लोगों ने सिर्फ पेपर पे दिखा रखा है कि हमारे एम्प्लॉय को छूट है, वरना सब कुछ ऐसे है हाथों में। सब कुछ क्या है, हाथों में, कि सिर्फ हम ही डिसीजन लेंगे, हम बताएंगे क्या होगा, सिर्फ पेपर के लिए दिखा रखी है कि ये काम ये लोग करेंगे, इनके बीच में हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। वो सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है, ताकि बाई चांस कभी चेकिंग होने लगे या कोई कुछ बोलने लगे तो भैया हमने तो छूट दी हुई है। समझ गए। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ इनिशिएटिव। ऑफ इनिशिएटिव का मतलब है कि यहाँ पर एम्प्लॉइज अपनी तरफ से कोई भी अपना एफर्ट, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते, जितना उनका काम होता है वो सिर्फ उतना करता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट और लॉस से मतलब तो होता नहीं है कि अगर कंपनी या किसी भी चीज का लॉस हो रहा है हमें तो कोई मतलब है ही नहीं, अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें भी कोई, प्रॉफिट से भी मतलब नहीं, लॉस से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी जो फिक्स सैलरी है वो तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो वो कोई एफर्ट भी नहीं लगाते हैं और अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में ना प्रॉफिट होता है। उन्हें अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो उन्हें तो एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला नहीं है, उन्हें लॉस हो रहा है तो उनकी सैलरी तब भी कम नहीं होने वाली है, तो उन्हें जब भी मिलना है वो काम तब नहीं करते, वो इनिशिएटिव पहल नहीं करते अपनी तरीके से, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है पब्लिक सेक्टर में। सबसे पहली बात ये है। थर्ड, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब बहुत कड़क, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कठोर,
कि जो एक बार डिसाइड है वो डिसाइड है। जैसे स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में रूल डिसाइड जो होते हैं या जो लॉ में लिखा है वही तो होता है, उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। स्कूल का भी प्रिंसिपल भी कब तक आपको, अगर आपकी जान पहचान भी है, आपका रिलेटिव भी है, या फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं या आपके पेरेंट्स की उससे जान पहचान भी हो, कब तक आपका सपोर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ में, अगर आप सही भी हैं। तो उसके बाद तो रूल्स आ जाते हैं ना, तो रूल्स के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर है कि रूल्स आ जाते हैं, रूल्स भी कैसे, पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास होते हैं उसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो उन्होंने बोल दिया वो आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब अपने प्लान्स में लाना है, अपने काम में लाना है। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपको सारे दिन टेबल पे चेयर पे बैठ के काम करना है, आपको स्टैंडिंग में भी नहीं जाना है, लंच भी आपको अपनी जगह पे बैठ के करना है, तो आपको अपनी जगह पे ही बैठ के लंच करना है। तो यानी जो एक्ट पास हो गए वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते और आपको वो फॉलो ही करने हैं। लास्ट पॉइंट, अनफेयर प्रैक्टिसेस। कभी कभी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, यानी थोड़ा सा मिस यूज हो जाता है एंड चीज़ों को गलत फ़ायदा उठाया जाता है, अपनी पोजीशन का कभी कभी गलत फ़ायदा उठा दिया जाता है और अपने हाथ में जो पावर है उसका भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के लिए वीडियो स्टूडेंट्स इतना ही था आज की वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, यानी पार्ट 4 में हम वो डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो मान लीजिए आप 5 से 6 नंबर छोड़ रहे हैं पूरे चैप्टर में से, और चैप्टर का वेटेज कितना, 4 नंबर का वेटेज है, सॉरी 10 नंबर का वेटेज है, 10 मार्क्स का वेटेज है ओवरऑल चैप्टर का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में करके ओके बता दीजिएगा, एंड नहीं तो डाउट से तो मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द